कर रहे हैं, तो किस प्रकार का माहौल जनता के बीच देखने को मिल रहा है? नहीं, जनता वैसे तो आजकल जीरी का सीज़न है, तो गांव देहात में लोग उसमें बिजी हैं, और ख़ास तौर पे क्योंकि बारिश की भी अभी तक तो कमी रहेगी काफ़ी। बाकी ये ज़रूर है कि लोग इंतज़ार में हैं अक्टूबर के इलेक्शन के, क्योंकि एक बड़ा भारी भाजपा सरकार के प्रति बहुत नाराज़गी है लोगों की, जो कि बड़ी स्पष्ट देखने को मिलती है। आप जिस गांव में भी और किसी समाज में भी जाओ, ऐसा नहीं है कि वो कहीं तक सीमित है। तो इस प्रकार का एक माहौल है, कांग्रेस के लिए बहुत पॉजिटिव माहौल है। सर, दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि भाजपा के साथ में जाना हमारी बहुत बड़ी भूल थी, जिसकी रटत लोगों ने मारी। इसके बारे में अब कुछ भी कहते रहो, अब उसमें उन चीज़ों का कोई मायने नहीं है। उनकी बातों का कोई मतलब होता यदि उन्होंने बीजेपी से किसी मुद्दे पे अपना संबंध तोड़ा होता। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। जो संबंध तोड़ा वो भी एक सुविधा की बात थी बीजेपी को, और शायद ये लगता था कि अब इनको सरकार से या गठबंधन से अलग करके वो जो कांग्रेस के प्रति एक रुझान बन रहा है उसमें वोट तोड़ने का काम वो शायद वो कर सकते हैं। लेकिन उनको शायद आभास नहीं था कि ज़मीनी स्तर पे लोगों का जज्बा से पूरी तरह से ना सिर्फ मोह भंग हुआ था, बल्कि बहुत ज़्यादा तीव्र प्रतिक्रिया थी लोगों की। और अब तो देखिए, फिलहाल 2024 का जो चुनाव है वो तो चाहे जेजेपी हो या इंडियन नेशनल लोकदल हो, तो उसको आप कह सकते हो फिलहाल मुख्य धारा में नहीं है चुनाव के। चुनाव तो जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच का है। तो ठीक है, अपने लिए वो कुछ राजनीतिक जमीन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी उनके लिए संभावना कोई नहीं है। सर, बीजेपी लगातार पूर्व अग्निवीर हैं जो उनको लुभाने के लिए लगी हुई है 10% का आरक्षण आगे आने वाली नौकरी में। देखिए, ये स्कीम ही गलत है, ये स्कीम ही गलत है। आप एक टाइम टेस्टेड व्यवस्था तो जो थी फौज की, उसको आपने बिना बात में हिला दिया है, और उसको किस लिए हिलाया है इसका कारण हमें नहीं पता। क्योंकि एक मुद्दा उसमें ये हो सकता है कि सरकार फौज में पैसे बचाना चाहती है, जो कि अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। क्योंकि पूरी अग्निवीर की जो स्कीम है, ये ऐसा लगता है ये इस तरह से डिजाइंड है कि पेंशन ना देनी पड़े, 4-4 साल नौकरी कराओ। ये तो है कि देश में क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, युवा रोजगार के लिए इधर उधर भटकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भर्तियों में कमी आ जाएगी, वो आपको संख्या तो मिल जाएगी, लेकिन आप एक बड़ा फौज को एक अधकचरा स्वरूप देने लग रहे हैं। यहाँ पे 6 महीने की ट्रेनिंग पे 4 साल की नौकरी और उसके बाद घर जाओ। तो ये जो चीज़ें की जा रही हैं कि हरियाणा पुलिस में या और चीज़ों में उनको कोई 10% का उनके लिए आरक्षण कर दिया जो अग्निवीर 4 साल की नौकरी के बाद आएंगे, या कोई बैंक लोन सुविधा कर दी, ये तो सारी बाद की बातें हैं। मूल मुद्दा तो ये है कि ये व्यवस्था ही गलत है, ये फौज को कमज़ोर करने की एक व्यवस्था है, और ख़ास तौर पे एक ऐसे समय में जहां दुनिया में अब सही मायने में बहुत लंबे समय के बाद युद्ध के आसार बहुत ज़्यादा हैं। 2 जगह दुनिया में बहुत बड़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं, यूक्रेन और रूस में, और ऊपर इजराइल और फिलिस्तीन वाली। और हमारे यहाँ पिछले 4-4.5 साल से चीन के साथ आप आमने सामने खड़े हो लद्दाख की पहाड़ियों पे। पाकिस्तान हमेशा तैयारी में बैठा रहता है कि कब हमारे साथ वो गड़बड़ कर सके। तो ऐसी स्थिति में आप ना सिर्फ फौज की संख्या को कम करने लग रहे हो, बल्कि फौज में भर्ती की एक ऐसी व्यवस्था करने लग रहे हो कि उसके अंदर कमजोरी आएगी। तो मैं तो इसको सिरे से ही खारिज करता हूँ इस स्कीम को। ये तो लीपापोती है, और ये लीपापोती भी इसलिए है कि इसका खामियाजा इलेक्शन में भुगतना पड़ गया, इसका खामियाजा आगे जो हरियाणा असेंबली का चुनाव है उसमें भुगतना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा लारा सा देने की बात है लोगों को, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सर, गृह मंत्री जी हरियाणा में आए थे, अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है वो बीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे दे। मतलब इस बात का मैं क्या जवाब दूं? मतलब हरियाणा में हिंदू मुसलमान का मसला कब आ गया?
लेकिन बीजेपी लाना चाहती है। लोकसभा चुनाव में भी बहुत प्रयास किया गया, मटन, मछली और क्या था वो, मंगलसूत्र, मुजरा, ये इस तरह की बकवास की गई। और अब यही हरियाणा में प्रयास किया जा रहा है। और ये तो चलो थोड़ी दूसरी तरह की बात है। हरियाणा में तो साल 1.5 साल पहले जो पूरे मेवात के इलाके में एक हिंसा फैलाने का सुनियोजित ढंग से जो एक षड्यंत्र रचा गया था, जिसको हमारे समाज का जो भाईचारा था जिसने रोक लिया, नहीं तो यहाँ हालात खराब करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। तो ये इस तरह की जो भाषा या इस तरह के जो भड़काऊ चीजें हैं, ये हरियाणा के लोग कम से कम मैं मानता हूं कि समझते हैं, क्योंकि हमारा समाज का जो आधार है वो भाईचारे पे आधारित है। तो उसमें इस प्रकार की छेड़खानी या इस प्रकार की जो ये विभाजन करने की जो एक नीति है, उससे सबको सचेत रहना चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोगों को किसी तरह से, चाहे जात हो चाहे धर्म हो, उसके नाम पे बांटा जा सके ताकि अपना राजनीतिक उल्लू सीधा हो जाए। जैसे एक बात और कही है कि बढ़िया का बेटा हूँ, 10 साल का हिसाब लेके आए हैं कांग्रेस को, 10 साल का हिसाब हम देंगे। यार हर चीज में जाति कहाँ से आ जाती है और धर्म कहाँ से आ जाता है? वो देश के गृह मंत्री हैं, उनको ये बात शोभा नहीं देता कि अपना ये बताएं कि मैं फलानी जाति से हूँ और मैं ये कर रहा हूँ और वो कर रहा हूँ। और लेखा जोखा कांग्रेस के 10 साल का नहीं, अब लेखा जोखा बीजेपी की जो 10 साल की सरकार थी, लोगों ने उसका लेना है। कांग्रेस की जो थी वो तो होली, और कांग्रेस भुगत चुकी, 10 साल सत्ता से बाहर रह लिए। तो अब तो जवाब बीजेपी को अपने 10 साल का देना है। जो कांग्रेस के 10 साल थे उनका तो हो लिया जवाब और हिसाब किताब जो होना था। तो बीजेपी के साथ समस्या यही हो रही है कि जो अपने 10 साल हैं उसके बारे में कहने के लिए कुछ है नहीं। तो भूतकाल में जाते हैं कि 47 में ये हुआ, 77 में ये हुआ, इमरजेंसी के टाइम में, हमारे 10 साल से पहले ये हुआ, और उससे पहले अंग्रेज थे, उससे पहले मुगल थे। यार अपने 10 साल हो गए आपको राज करते, उसकी बात कर लो। तो उस पर बात करने के लिए कुछ है नहीं, तो ठीक है अब कांग्रेस के पिछले 10 साल की बात ले आए। सर, राम मंदिर की नाराजगी कहीं ना कहीं झलक रही है उनके बयानों से। तो आप क्या मानते हैं कि बीजेपी में इस तरह से एक दूसरे को बातचीत है, उसका कुछ नुकसान बीजेपी को? नहीं, मैं उनकी पार्टी की अंदर की जो राजनीति है उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर है, राव इंद्रजीत जी जो हैं वो बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, 6ठी बार के एमपी हैं और 4थी बार वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने हैं। तो हर आदमी की इच्छा होती है कि जो आदमी इतना लगातार जीत के आने लग रहा हो, कम से कम अब तो कैबिनेट का दर्जा मिलना चाहिए था। और उन्होंने बात खुल के कही है, उसमें कोई उन्होंने उसको परोक्ष रूप से नहीं कहा है, बिल्कुल सीधे बात की है। और इस चीज से तो मैं भी सहमत हूँ कि जो उनकी सीनियरिटी है उसके हिसाब से उनको बीजेपी में वो सम्मान या पद नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। मतलब अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में बीजेपी आ गई है, तो कैसे देखते हैं जहाँ धर्म की बात करते थे वहां को हार मिल रही है? यार फिर धर्म को, मैं हालांकि धर्म को लाना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि आपने अयोध्या का जिक्र किया, सिर्फ अयोध्या में नहीं आ रही बीजेपी। जो रामचंद्र जी का जो वनवास था उसमें जो मुख्य केंद्र थे जहां वो रहे थे अपने उस वनवास के 12 साल के दौरान, 14 साल के दौरान, वहां सारे बीजेपी आ रही है। यहाँ तक कि राम मंदिर बनाने का जिम्मा जिनके पास था, मिश्रा जी, उनके बेटे भी हार गए। तो ये मुझे थोड़ा, हालांकि मैं इन बातों को मानता नहीं ज्यादा, लेकिन शंकराचार्य जी ने जो बात कही थी ना, जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था कि ये ठीक नहीं हो रहा। पहली चीज तो ये कि ये काम राजनेता का नहीं है, ये काम जो है कोई मठाधीश करता, कोई शंकराचार्य करता, उनका काम है। ये किसी राजनेता का काम नहीं है कि उसका राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करे। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा था कि ये अधूरा मंदिर है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है जीवन में प्राण डालना, शरीर में प्राण डालना। और मंदिर की जो एक संरचना है वो एक मानव शरीर से उसकी तुलना की गई है कि जब वो पूरा कंप्लीट हो जाए फिर उसमें जान डाली जाती है। और शंकराचार्य जी ने कहा था ये पूरा नहीं बना है अभी, तो इसका भी प्राण प्रतिष्ठा करना सिर्फ चुनाव को दृष्टि में रखते हुए ये ठीक नहीं है और उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो ऐसा लगता है उन्होंने जो भविष्यवाणी सी की थी वो शायद साकार होती नजर आ रही। नायब साहब ने कहा कि पिछली बार डबल इंजन की सरकार हरियाणा में, डबल इंजन का इस बार तो बड़े वाला इंजन ही ढीला हो लिया, तो वो भी दूसरे 2 पहियों पे चल रहा है। तो हरियाणा में तो खैर जो इंजन था वो हो लिया खत्म, अब यहाँ तो नई रेल चलेगी यहाँ कोई।
किसान दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं सर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हरियाणा के बॉर्डर नहीं खोले जा रहे। किस चीज़ का डर है अपने ही लोगों से सरकार को, मैं उसको समझने में मेरी समझ से दूर है। और यही चीज़ है जो पूरा ये उत्तर पश्चिम का इलाका है, बीजेपी की कमजोरी की बहुत बड़ी वजह जो है वो यही है कि अपने ही लोगों को, अपने ही किसान वर्ग को आप अपना लोकतांत्रिक अधिकार जो है उसको रोका जा रहा है, और आज से नहीं 4 साल से रोका जा रहा है। हाँ, लेकिन अब यह है कोर्ट के संज्ञान में है, कोर्ट ने आदेश भी किया है, ठीक है, सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि अब इस चीज़ को ज़्यादा देर तक रोका जा सकता है। सर, इंडिया गठबंधन में हिस्सा कांग्रेस थी और केजरीवाल जी जेल में गए हुए हैं, उन्होंने ने ट्वीट किया है उनका जो वेट घटाना है तो पैसे वेट घटाते हैं, जेल में वेट करते हैं। अनिल विज जी ना पता नहीं क्या अनाप शनाप बातें करते रहते हैं, उनके बयान के ऊपर मैं टिप्पणी देना ठीक नहीं समझता। मतलब किसी सम्मानित मुख्यमंत्री को, तीसरी बार का मुख्यमंत्री है वो, जिसको बिना सबूत के आपने जेल में डाला हुआ है, जेल में डालने का कारण क्या है, या जो एविडेंस के नाम पर जो पेश किया जा रहा है, वो लोग जो अपराधी थे उनके बयानों पर अंदर डाला जा रहा है। तो ये इस प्रकार की जो तानाशाही है, ये लोकतंत्र में इसकी ज़्यादा म्याद नहीं होती, क्योंकि लोग बड़े समझदार हैं, उनको दिखता है क्या होने लग रहा है। और हेमंत सोरेन जी को तो रिलीफ मिल गया कोर्ट से, केजरीवाल जी को मुझे लगता है मिल जाएगा, हालांकि मिला भी था पीछे, लेकिन उसके ऊपर कुछ अड़चन आ गई। तो इस प्रकार की ओछी बातें या छोटी बातें किसी मुख्यमंत्री के लिए जो लोगों ने चुन के भेजा हो, नहीं करनी चाहिए।